The Fasna Pakka Hai series is hands down the best question answer series you can get for humanities students. फंसना पक्का है इज अ लाइफ सेवर। हर सवाल का जवाब फंसना पक्का है, ये नहीं देखा तो क्या देखा। स्वागत है ह्यूमैनिटीज की नंबर 1 क्वेश्चन आंसर सीरीज में। इस एक वीडियो को देख लो, तुम्हारी प्रिपरेशन को 10 टाइम्स बूस्ट लग जाएगा। तो सीधे स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन the term planning and discuss the approaches to planning in the Indian context. Planning की basic definition तो पता ही होना चाहिए। Planning क्या होता है? Planning involves the process of thinking, the process of formulating a scheme, a process of formulating a program and implementation of a set of actions जिसके थ्रू हम किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इस जगह के लिए या फिर इस गोल के लिए प्लानिंग करना। अब प्लानिंग जस्ट ऑपोजिट है ट्रेडिशनल हिट एंड मिस मेथड से, जो हमें कई बार अलग अलग रिफॉर्म्स में और रिकंस्ट्रक्शन अंडरटेकिंग्स में देखने को मिल जाते हैं कि अंधाधुंध कुछ भी कर लिया। प्लानिंग जस्ट उसका ऑपोजिट है। ये लाइन भी आप लिख के आ सकते हैं कि इट इज कॉन्ट्ररी टू ट्रेडिशनल हिट एंड मिस मेथड्स, जिसमें हम बिना प्लान्स के कुछ चीज कर रहे होते हैं। हिट एंड मिस मेथड मतलब यही होता है कि बिना प्लानिंग के करना। अब प्लानिंग जब लिखोगे तो एक पॉइंट ये हो गया आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट, आपका एक्सप्लेनेटरी पार्ट, डेफिनेशन पार्ट। फिर लिखना एक फ्लो चार्ट बना सकते हो। देयर आर 2 अप्रोचेस टू प्लानिंग, और उसमें एक बना सकते हो सेक्टोरल प्लानिंग, दूसरा बना सकते हो रीजनल अप्रोच। सेक्टोरल प्लानिंग मतलब क्या होता है? जब हम जो भी हमारा प्लान्स फॉर्मुलेट कर रहे हैं, जो इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, सेट ऑफ स्कीम्स जो हम बना रहे हैं, जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं, वो किसी पर्टिकुलर या फिर किसी डेवलपमेंट ऑफ वेरियस अलग अलग सेक्टर्स के लिए बना रहे हैं कि इस सेक्टर के लिए, इस सेक्टर के लिए, इस सेक्टर के लिए, तो इसको हम बोलते हैं सेक्टोरियल प्लानिंग करना, जिसमें हम सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चरल सेक्टर हो गया, इरिगेशन, मैन्युफैक्चरिंग, पावर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा। जब हम सेक्टर स्पेसिफिक प्लानिंग कर रहे हैं दैट इज सेक्टोरल प्लानिंग। एंड अगला हमारा रीजनल अप्रोच, नाम से ही समझ में आ रहा है। जब डेवलप, अब देखो पहले आपने इस तरीके से आप आंसर्स लिख सकते हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछेगा रीजनल एंड सेक्टोरल प्लानिंग को एक्सप्लेन करो, तो आपने पूरा उसका पॉइंट लिख दिया। अब हेडिंग बनाई रीजनल अप्रोच और लिखा कि डेवलपमेंट जो है वो हर जगह सेम नहीं होता है, कुछ जगहें ज्यादा डेवलप्ड होती हैं, कुछ अंडर डेवलप्ड रह जाती हैं। तो इसके लिए आपको इन रीजन्स के लिए जो उतने डेवलप नहीं हो पाए, उनके लिए आपको स्पेशल प्लानिंग करनी होगी इन रीजनल डिफरेंसेस को रिड्यूस करने के लिए। एंड हेंस ऐसी प्लानिंग जो हम रीजन स्पेसिफिक करते हैं, किसी पर्टिकुलर रीजन को ध्यान में रखते हुए करते हैं, उसके डेवलपमेंट के लिए करते हैं, दैट इज कॉल्ड रीजनल प्लानिंग। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन टारगेट एरिया प्लानिंग विद एग्जांपल्स। टारगेट एरिया प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग प्रोसेस जब हम स्पेशल केयर लेते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया की, इकोनॉमिकली बैकवर्ड किसी पर्टिकुलर रीजन की। वैसे एक सेकंड, रीजन और इसमें अंतर क्या हो गया? फिर तो सेम सेम लगने लग गए। जो हमारा ये होता है रीजनल प्लानिंग, इसमें पर्टिकुलरली हम बड़ा एरिया लेते हैं कि ये पूरा जो स्टेट है या फिर पूरा ये जो बड़ा सा विलेज है, रीजन्स है, इसके लिए हम पूरे डेवलपमेंट कर रहे हैं। वाइल जो टारगेट एरिया प्लानिंग होता है वो हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर कॉज को लेकर, क्योंकि यहाँ की ये प्रॉब्लम है, उस पर हमें प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। तो ये कंपेरेटिवली एक स्मॉलर, एक नैरो नेचर का होता है। एंड इसमें भी हम क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, एक रीजन के छोटे से एरिया को, पार्ट को, उसको डेवलप करने के लिए, उसको बेटर करने के लिए प्लानिंग करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिक्वायर्स, अब इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए, साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी चाहिए एंड रिसोर्सेस भी चाहिए। ये लिख के आप आ सकते हैं। इन ऑर्डर टू अरेस्ट द असेंचुएशन ऑफ रीजनल एंड सोशल डिस्पैरिटीज, मतलब क्या होता है? टू अरेस्ट यानी कि टू प्रिवेंट, टू रोकना, द असेंचुएशन मतलब ये जो बढ़ता हुआ गैप है, रीजनल और सोशल डिस्पैरिटीज जो बढ़ती चली जा रही है, असेंचुएट करती चली जा रही है, उसको हमें रोकना है, जिसको हम इसके थ्रू करते हैं। द प्लानिंग कमीशन ने इंट्रोड्यूस किया टारगेट एरिया, एंड इसने क्या बोला? टारगेट ग्रुप अप्रोचेस हम लेके आएंगे, टारगेट एरिया अप्रोचेस हम लेके आएंगे प्लानिंग को अच्छे तरीके से इन रीजन्स में इंप्लीमेंट करने के लिए। अब इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने ही पड़ेंगे, आप अच्छे से सुनिए। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, द स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, मार्जिनल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी। एंड 8 5 ईयर प्लान्स में हमें स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर हिली एरियाज,
हिल एरियाज, नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज के लिए देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें एग्जांपल्स हैं हमारे किस चीज के, हमारे टारगेट एरिया। अब आपको समझ में आया ना, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि पूरे एक राजस्थान को हमने कवर कर लिया, उस पर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, नहीं। जैसे कि हमारा ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था, तो जो ड्रॉट प्रोन एरियाज आइडेंटिफाई किए गए थे उन पे ये काम कर रहा था। आगे जाके हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, अब हो सकता है कंबाइंड क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है आपसे वो पूछे कि इसके बारे में भी बताओ, इसका कैसे डिफरेंसेस है इसके साथ, वो भी एक्सप्लेन करो। मल्टीपल क्वेश्चंस कंबाइन होके आ सकते हैं, तो इसलिए हम अलग अलग क्वेश्चंस जो देख रहे हैं उनको आप ऐसे ही देख रहे हैं कि कंबाइन होके आएंगे, तो अलग अलग डिटेल्स हम उनकी मेंशन करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था, इनिशिएटेड ड्यूरिंग द 5th 5-year प्लान, आप इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट डिटेल है। 15 डिस्ट्रिक्ट्स, फॉर एग्जांपल हिली डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, मिकिर हिल एंड कचार हिल्स ऑफ असम, ये दोनों हिल असम की हैं। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, ये सारे ऐसे रीजन्स थे जिसमें फोकस इस पूरे हमारे उसमें किया जा रहा था। नेशनल कमिटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया इन 1981 इसने क्या रिकमेंड किया, इसने रिकमेंड किया कि सारे वो हिली एरियाज जो हमारे कंट्री के हैं जिनकी हाइट अबव 600 मीटर है एंड जिनको ट्राइबल सब प्लान में कवर नहीं किया जा रहा है, उनको हम एज बैकवर्ड हिल एरियाज आइडेंटिफाई करेंगे, उन रीजन्स पे हम वर्क करेंगे। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ठीक है आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि भाई ये अबव 600 मीटर ये यहाँ पे डेवलपमेंट करना है, आइडेंटिफाई तो कर लिया, लेकिन करना क्या क्या है वहां पे, उसकी डिटेल्स आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ की टोपोग्राफिकल कंडीशंस, इकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए डिटेल्ड प्लान्स बनाए गए। यहाँ के जो इंडिजिनस रिसोर्सेस थे जो यहाँ पे अवेलेबल थे, उनको स्पॉट करके उनके थ्रू यहाँ पे डेवलपमेंट करने की कोशिश की गई। यहाँ पे हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, फॉरेस्ट्री, स्मॉल स्केल एंड विलेज इंडस्ट्री, इन सारी चीजों को प्रमोट किया गया। एक्सप्लेन इन डिटेल द एम ऑफ द ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। तो इसके डिटेल्स, इसके जो इफेक्ट्स है वो हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं स्टार्ट कब हुआ, स्टार्टेड इन द 4th 5-year प्लान। इंपॉर्टेंट डिटेल, इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका मेन एम था कि जो ड्रॉट प्रोन एरियाज के लोग हैं उन्हें हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है। हमें इन रीजन्स में इरिगेशन, रोड नेटवर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी और मार्केट्स को डेवलप करना है, पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करना है। यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स मतलब क्या होता है, किसी भी सेक्टर का कोई एक सपोर्टिव सेक्टर है या फिर कोई एक बहुत रिलेटेड सेक्टर है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर से रिलेटेड एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर है, तो इनको हम एग्रीकल्चर के एलाइड सेक्टर्स बुला सकते हैं। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स को डेवलप करना है। इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उसको रिस्टोर करना है। वाटर, सॉइल, प्लांट्स, ह्यूमन एंड एनिमल पॉपुलेशन के बीच में जो एक बैलेंस होना चाहिए उसको मेंटेन करने की यहाँ पे कोशिश करनी है। लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल करना है। सॉइल इरोजन एंड डिजर्टिफिकेशन को मिनिमाइज करना है। यहाँ पे हमें एफॉरेस्टेशन, ग्रासलैंड डेवलपमेंट मतलब जो ग्रास एरियाज है हमारे उनको डेवलप करना है। वाटरशेड मैनेजमेंट, पहले के चैप्टर्स में हमने इसको काफी डिस्कस किया है, उसका यहाँ पे स्टेप्स लेने। एंड यहाँ पे ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है वेयर मार्जिनल लैंड्स आर ओवर यूज्ड। मार्जिनल लैंड मतलब क्या होता है, वो एरिया जो वैसे ही फर्टिलिटी ज्यादा अच्छी नहीं है, ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, और वहां पे भी ओवर यूज उस लैंड का हो रहा है। तो यहाँ पे आप चाहोगे कि लोग एग्रीकल्चर में ना घुसे रहे क्योंकि लैंड प्रोडक्टिव नहीं है, यहाँ पे आप इंटेंसिफिकेशन नहीं कर सकते। आपको चाहिए कि आप ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट कर सको ताकि कुछ लोगों को अलग अलग फील्ड्स में लगाया जा सके, ये सब चीजें करना। एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि क्रेडिट की भाई लोगों को लोन वगैरह मिले, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर अच्छा करना, मार्केट्स एंड बेसिक सर्विसेज को सोसाइटी में प्रोवाइड करना। इसका एक एम ये भी है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है यूजिंग लोकल रिसोर्सेज एंड जो रीजनल इम्बैलेंसेस हैं उनको खत्म करना है। तो एक पूरा एक इजी टू अंडरस्टैंड टॉपिक था, लेकिन ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे एंड लिख के आएंगे। अब हो सकता है क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपसे इफेक्ट्स ऑफ द प्रोग्राम पूछे, तो क्या लिख के आओगे? सबसे इंपॉर्टेंट
एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट हुआ, एलाइड सेक्टर का इंप्रूवमेंट हुआ ड्रॉट प्रोन एरियाज में, हेल्प क्रिएट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड, इलेक्ट्रिसिटी, क्रेडिट मार्केट, इनका डेवलपमेंट हुआ, माइग्रेशन को रिड्यूस किया, क्योंकि अगर यहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज नहीं रहेंगी तो लोग माइग्रेट कर जाएंगे, लेकिन इन सब के आने के बाद माइग्रेशन धीरे से कम हुआ, लोगों को यहीं पे एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था, कहीं और जाने की इनको जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे तुम्हें नहीं पड़ेगी जैसे तुम्हें नहीं पड़ेगी किसी और वीडियो पे भटकने की, अगर इस वीडियो को अच्छे से देखोगे। एंड अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो ताकि उनको भी भूले भटकों की तरह इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। एंड वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट कर दो। कमेंट अगर नहीं लग रही है तो क्यों ही देख रहे हो अभी तक, तो अच्छा सा ही कमेंट करना। चलो आगे बढ़ते हैं। हेल्प रिस्टोर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। बेसिकली सोसाइटी में एक बैलेंस लाने की पूरे यहाँ पे अटेम्प्ट्स लिए गए। अभी भी सम एरियाज फेस प्रॉब्लम जैसे कि पॉपुलेशन प्रेशर जो इतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, मार्जिनल लैंड यूज, अच्छा प्रोडक्टिव लैंड नहीं है लेकिन स्टिल लोग उसको यूज कर रहे हैं, एंड स्टिल नीड्स इन सब चीजों को फिक्स करना, लेकिन स्टिल एक बेटर प्लानिंग यहाँ पे हुई है। 67 ये याद रखेंगे, 67 ड्रॉट प्रोन एरिया डिस्ट्रिक्ट्स को हमारे इंडिया में रिकॉग्नाइज किया गया, वहां पे काम हो रहे हैं। गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑन इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम ए प्रोजेक्ट इन भरमौर रीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा एक बॉक्स है हमारा भरमौर रीजन वाला जो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इस डिटेल को सुनेंगे। भरमौर एक ट्राइबल एरिया है, कहां का? चंबा डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। पहला पॉइंट क्लियर है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे कौन रहता है? यहाँ पे रहते हैं गद्दी ट्राइब के लोग, जिनका खुद का एक स्पेसिफिक कल्चर है जो यहाँ पे रहते हैं। थर्ड पॉइंट, यहाँ पे हार्श क्लाइमेट है, रिसोर्सेस कम है, फ्रेजाइल इन्वायरमेंट है। फ्रेजाइल इन्वायरमेंट होना मतलब कि यहाँ पे बहुत इजीली ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण यहाँ के इन्वायरमेंट को डिस्ट्रेस किया जा सकता है, एंड इन सारे फैक्टर्स के कारण सोसाइटी एंड जो इकोनॉमी है वो नेगेटिवली इंपैक्ट हुई है। इन 1974 भरमौर को एज वन ऑफ द 5 इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इंटीग्रेट किया गया, इंक्लूड किया गया इन हिमाचल प्रदेश। एंड इन ITDPs पे, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में क्या किया जा रहा था? यहाँ पे सारे डेवलपमेंट के काम हो रहे थे, और जो हमारा भरमौर रीजन था इसमें क्या हुआ, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ गद्दीज पे फोकस किया गया। एम्स हम देख रहे हैं, इसको इंप्रूव करना एक मेन फोकस था। इसके लिए हम क्या करेंगे? डेवलपमेंट गैप को हमें कवर करना था। फॉर एग्जाम्पल भरमौर रीजन एंड बाकी हिमाचल प्रदेश के रीजन के बीच में जो डेवलपमेंट गैप था उसको हमें फुलफिल करना था, उसको हमें ब्रिज करना था। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, एलाइड एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर के एलाइड एक्टिविटीज आप समझते हैं, सोशल एंड कम्युनिटी सर्विस जैसी चीजों पे फोकस किया गया। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि स्कूल्स, हेल्थ केयर, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, पोर्टेबल मतलब ड्रिंकेबल वाटर फैसिलिटीज हो गई, इन सारी चीजों को प्रमोट किया गया एंड डेवलप किया गया। अब ये सारे एम्स थे। अब क्या इंपैक्ट देखने को मिला उसको भी हम जरा समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, स्कूल्स, हेल्थ केयर एटसेट्रा काफी इंप्रूव हुए। पोर्टेबल वाटर जो हमारे बेसिकली एम था उसको यहाँ पे फुलफिल भी किया गया। लिटरेसी रेट में हमें काफी अच्छा राइज देखने को मिलता है, सेक्स रेशो इंप्रूव्ड देखने को मिलता है, चाइल्ड मैरिज डिक्लाइन कर गई, एंड फीमेल लिटरेसी रेट इन द रीजन इंक्रीज्ड, व्हिच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन जो हमें इसका देखने को मिलता है। यहाँ पे पहले सिर्फ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर पे फोकस हो रहा था, पास्टोरलिज्म पे फोकस हो रहा था, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट के बाद कैश क्रॉप्स एंड पल्सेस का कल्टीवेशन काफी ज्यादा बड़ा, इसमें हमें एक शिफ्ट देखने को मिलता है। क्रॉप कल्टीवेशन जो हमारे यहाँ पे मेथड्स यूज हो रहे हैं क्रॉप्स उगाने के, कल्टीवेशन के, उसमें अभी भी हमें ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी जो हमेशा से ये लोग यूज करते थे उसका ही यूजेज देखने को मिलता है। तो ये एक पॉइंट है। एंड पेस्टोरलिज्म यहाँ पे डिक्लाइन किया हुआ है, लेकिन ओवरऑल हमें काफी सारे प्रोज भी देखने को मिले। कंक्लूजन में आप कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे, इस ITDP के थ्रू बहुत सारे पॉजिटिव सोशल, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। कुछ चैलेंजेस हैं इसमें ऑब्वियसली, हमने देखे उनको भी, लेकिन स्टिल एक हमें इम्प्रूव्ड कंडीशंस यहाँ की देखने को मिलती हैं। इस प्रोजेक्ट ने हमको दिखाया ही कैसे जो टारगेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो इन बैकवर्ड रीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको द ट्विन ब्रोस के प्रीमियम नोट्स चाहिए या फिर आपको चाहिए हमारी लेजेंडरी फसना पक्का है के PDF जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस PYQs उनके बोर्ड स्टाइल में आंसर्स मिल जाएंगे, ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएगी हर एक ह्यूमैनिटीज़ के मेजर सब्जेक्ट के लिए हमारे thetwinbros.in पे या फिर हमारे एप्लीकेशन
एप्लीकेशन से इनको आप एक्सेस कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक करना मत भूलना। अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस विद इट्स डिफरेंट मीनिंग्स। सबसे पहले तो हम थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी का सवाल ना बहुत बाद में आया, हमेशा से नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, डेवलपमेंट की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। डेवलपमेंट मतलब होता है कोई भी पॉजिटिव चेंज इन द इकोनॉमी, सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। लेकिन पहले डेवलपमेंट की डेफिनेशन में सस्टेनेबल नहीं लगा हुआ था। फॉर एग्जांपल, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के हम डेवलपमेंट की बात करें तो इनका कहना था अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, अगर प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब डेवलपमेंट हो रहा है। प्रोडक्शन में सिर्फ जीएनपी और पर कैपिटा, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, हमारे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स इससे बड़ा परेशान है। जीडीपी, जीएनपी क्या होता है, क्यों होता है? जीएनपी बेसिकली जितना भी हमारा जीडीपी हो रहा है प्लस हमारे जो सिटीजन आउट अब्रॉड में जो इनकम जनरेट कर रहे हैं उसको हम जीएनपी बोलते हैं। ज्योग्राफी वाले बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इकोनॉमिक्स वाले बच्चे प्लीज सफर विद योर चैप्टर एंड इसको समझें अच्छे से। पर कैपिटा इनकम, अब ये जो हमारे फैक्टर्स हैं ये तो बता रहे हैं कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग है जो पहले ज्यादा जिनको कंसिडर किया ही नहीं जाता था। लेकिन 1970s के बाद लोगों ने रियलाइज किया कि हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, इक्विटी लेके आना है, वेल बीइंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, राइट्स, ये सारी भी तो चीजें इंपॉर्टेंट है ना। हो सकता है आपका जीएनपी बहुत स्काई रॉकेट कर रहा है लेकिन लड़कियों को पढ़ा ही नहीं रहे हो, जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो सिर्फ एक रीजन में हो रहा है, बाकी जगहों पे हो ही नहीं रहा है। तो जब इक्विटी नहीं है, राइट्स नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो आपका जीएनपी किसी काम का नहीं है, आपका पर कैपिटा इनकम किसी काम का नहीं है। तो इसमें हमें बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो कैलकुलेटेड देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन 1970s में चेंज आया, लोगों ने रियलाइज किया कि ये फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है। 1980s का जो डेवलपमेंट हुआ उसमें हमें सोशल एंड मटेरियल लाइफ का एक बैलेंस देखने को मिलता है। एंड फिर धीरे से डेवलपमेंट हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। अब हो ये रहा था 1960s और 70s के जो डेवलपमेंट हो रहे थे ये बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटल इश्यूज कॉज कर रहे थे। डेवलपमेंट तो हम कर रहे हैं लेकिन रिसोर्सेज डिप्लीट कर रहे हैं, पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, एंड पॉपुलेशन बॉम्ब एंड द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ, ये कुछ बुक्स है जिन्होंने अवेयरनेस को इस टाइम में रेज किया। इसके बाद यूएन के स्टेप्स आप याद रखेंगे, यूएन ने फॉर्मुलेट किया द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको लीड किया ग्रो ब्रंटलैंड ने। ये एक विमेन है और चेयरमैन थी इसकी, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज इसके लिए करी। एंड 1987 में हमें ब्रंटलैंड रिपोर्ट देखने को मिलती है, जिसके बाद पहली बार ऑफिशियली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को बहुत ग्लोबल लेवल पे आवाज उसके लिए उठाई गई थी और उसको सामने रखा गया था। तो अब जब ये हिस्ट्री थी, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमेशा से नहीं था, पहले क्या चलता था, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, कैसे वो हमारे सामने आया। तो ये पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि भाई है क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट हार्मिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको जैसे मैंने बोला तो मैंने एग्जैक्टली नहीं बोला, आप भी अपने वर्ड्स में इसको लिख के आ सकते हैं, लेकिन मेन की आइडिया क्लियर होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंस क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, खुद का क्वेश्चन आ सकता है। इससे इकोलॉजिकल, सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को बैलेंस आउट किया जा सकता है। सिर्फ जीडीपी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ जीएनपी इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि बाकी फैक्टर्स को भी तो आपको देखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने प्रोडक्शन तो बहुत सारा किया लेकिन पोल्यूशन भी उतना ही कर दिया, रिसोर्स वेस्ट भी उतने ही कर दिए। नहीं, एक बैलेंस होना चाहिए। नेचुरल जो रिसोर्सेस हैं उनको फ्यूचर जनरेशंस के लिए कंजर्व करने का इसका एक मेन एस्पेक्ट होता है। एंड डेवलपमेंट में आपको ये भी देखना है कि हमारा कॉमन फ्यूचर है। आप सिर्फ खुद का डेवलपमेंट नहीं देखो बल्कि फ्यूचर जनरेशंस के बारे में भी सोचो। ये है कि एस्पेक्ट हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। गिव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑन द इंदिरा गांधी कैनाल एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द इरिगेशन इन राजस्थान। ये हमारी जो है पहले राजस्थान कैनाल नाम से जानी जाती थी, लेकिन फिर इसका नाम पड़ा इंदिरा गांधी कैनाल। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप अच्छे से सुनेंगे। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम्स है इंडिया में, कंसीव्ड बाय कन्वर सेन। मतलब क्या, 19
1948 में इन्होंने इस प्रपोजल को आगे रखा था कि ऐसा ऐसा हमें बनाना चाहिए। 1948 में कैनाल प्रोजेक्ट जो था वो लॉन्च होता है 31 मार्च 1958 में, जब पहली बार कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे चालू होता है। इट स्टार्ट्स एट, अब बताया गया है कि है कहाँ पे, तो याद रखना पड़ेगा, हारिके बैरेज इन पंजाब, और फिर पाकिस्तान की बॉर्डर से पैरेलल ये चलता है इन थार डेजर्ट। तो ये ज्योग्राफी आपको याद रखनी है इसकी। टोटल प्लांट लेंथ इसकी, जिसमें सारा जो कैनाल्स हैं उसके जो साइड कैनाल्स है सारे का कैलकुलेट करके 60 किलोमीटर की टोटल प्लांट इसकी लेंथ थी। एंड कल्चरेबल कमांड एरिया, मतलब वो कल्चरेबल लैंड मतलब वो पूरा लैंड जहां पे कल्टीवेशन हो सकता है, एंड कल्चरेबल कमांड एरिया इसका मतलब कि कोई कैनाल से कितना कल्टीवेटेड एरिया है जिसको हम पानी दे सकते हैं, उसको हम उसका कल्चरेबल कमांड एरिया बुलाते हैं। एंड इसका जो पूरा कल्चरेबल कमांड एरिया दैट इज 19.63 लाख हेक्टेयर्स, विच इज ह्यूज। अब एक डिटेल आपको याद रखना है इस इंदिरा गांधी उसकी, कि इसका जो 70% एरिया इरिगेट ये जो करता है ये फ्लो सिस्टम से करता है, एंड जो बाकी है वो लिफ्ट सिस्टम से करता है। जब हम वाटर का नेचुरल फ्लो टुवर्ड्स द ग्रेविटी उसको यूज करके वो करते हैं, इरिगेट करते हैं, तो उसको हम फ्लो सिस्टम बुलाते हैं। वाइल जब आपको ऊपर की तरफ करना है, आपको पंप अप करना है वाटर, तो वो हम लिफ्ट सिस्टम के थ्रू करते हैं। तो दो सिस्टम के नाम आपको पता होना चाहिए, और ये 70 वाली डिटेल पता होना चाहिए कि 70% फ्लो सिस्टम, बाकी लिफ्ट सिस्टम। अब हो सकता है क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछे कि इंपैक्ट ऑफ द कैनाल सिस्टम बताओ इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर पे। तो इंदिरा गांधी जो कैनाल का इंपैक्ट था वो मैसिव था, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन, इसने इरिगेशन को बहुत ड्राई लैंड पे भी इंट्रोड्यूस किया, एंड हेंस इसको ट्रांसफॉर्म किया, इसकी इकोलॉजी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी को पूरा चेंज कर दिया, क्योंकि अब इन रीजन्स में भी पानी पहुंच रहा था, क्योंकि अब सॉइल मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी थी। यहाँ पे ग्रीनिंग मतलब हमें कल्टीवेशन देखने को मिलता है, क्रॉप्स वगैरह अच्छे से उग रहे थे इन रीजन्स में, अफॉरेस्टेशन एंड पास्चर डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है कमांड एरिया डेवलपमेंट के अंडर में। एंड इसमें विंड इरोजन जो था उसको भी रिड्यूस करने की कोशिश की गई। सिल्टेशन ऑफ कैनाल्स की, कैनाल्स में जब सिल्ट जम जाता है, मिट्टी वगैरह जम जाती है, उसके कारण वाटर फ्लो इंपैक्ट होता है, इसको भी रिड्यूस करने की अंडर कैनाल एरिया डेवलपमेंट को कोशिश की गई थी। इंक्रीज कल्टिवेटेड एरिया एंड क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ये हमें एक ऑब्वियस इंपैक्ट देखने को मिलता है। एंड ट्रेडिशनल क्रॉप्स जो थे जैसे कि ग्राम हो गए, बाजरा, ज्वार, इनको अब रिप्लेस कर दिया था व्हीट, कॉटन, ग्राउंडनट एंड राइस जैसे क्रॉप्स ने, क्योंकि अब पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ गई थी। इंटेंसिव इरिगेशन हो रहा था, इसके कारण इनिशियली एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी काफी राइज करी। लेकिन इनिशियली क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम भी बाद में आई थी, उसको हम देखेंगे। इसके कारण लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ गई, लेकिन एक्सेसिव इरिगेशन के कारण ट्विन प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली। क्या थी वो प्रॉब्लम्स? प्रॉब्लम थी वाटर लॉगिंग की एंड सॉइल सैलिनिटी की। जब सॉल्ट काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, विच हिंडर्स विद द प्लांट कल्टीवेशन वगैरह। अब लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर जो था, इट वाज क्लियरली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दीज टू प्रॉब्लम्स। एंड हम देख लेते हैं बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ ऑन द इंपैक्ट बिकॉज ऑफ दिस कैनाल अवेलेबिलिटी। अब पॉजिटिव इंपैक्ट ये था कि ग्रीनिंग ऑफ लैंड हुआ, रिड्यूस विंड इरोजन, इंप्रूव्ड एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी। लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट में वाटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनिटी लिख के आना, जो एक्सेस ऑफ वाटर के कारण यहाँ पे हो रही थी। इंटेंसिव इरिगेशन के कारण यहाँ पे जो ट्रेडिशनल फार्मिंग एंड क्रॉपिंग पैटर्न से वो चेंज हो गए। हमने देखा ना कि यहाँ के जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स थे उनको भी रिप्लेस कर दिया गया था। अब इसके क्या इंपैक्ट थे उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो एनालाइज मेजर्स फॉर एस्टैब्लिशिंग इकोलॉजिकल बैलेंस इन द इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया। तो ये जो पूरा एरिया था जिसको हमारा इंदिरा गांधी कैनाल सर्व करता है, उसमें हम अब बैलेंस आउट करने के लिए चीजों को, इंपैक्ट को रिड्यूस, नेगेटिव इंपैक्ट को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या करेंगे उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ द 7 मेजर जो 5 ऑफ द 7 मेजर जो सबसे पहले 5 ऑफ द 7 मेजर्स जो यहाँ पे प्रपोज किए गए यहाँ पे एक बैलेंस लेके आने के लिए, दैट वर टू रिस्टोर इकोलॉजिकल बैलेंस। यहाँ पे पहला पॉइंट क्या समझा रहा है, यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी लाने की कोशिश की गई, जिसके लिए क्या बोला गया, स्टेज 1 में हम क्या करेंगे, मतलब
अब हम पहला स्टेज हमारा होगा यहाँ के डेवलपमेंट के लिए कि हम प्रोटेक्टिव इरिगेशन प्रोवाइड करेंगे। प्रोटेक्टिव इरिगेशन मतलब क्या होता है कि हम क्या करेंगे, ज्यादा एरिया को कम कम पानी देंगे कि भाई आपके जो क्रॉप्स हैं उनको बस उतना ही पानी दिया जा रहा है कि वो खत्म ना हो, मरे ना, लेकिन ज्यादा इंटेंस पानी नहीं दिया जाएगा। ये स्टेज 1 है। लेकिन जैसे जैसे ये हो जाएगा फिर स्टेज 2 में जब हमारा डेवलपमेंट बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, एक्सटेंसिव इरिगेशन यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हर एक जगह को इंटेंसली अच्छे से पानी देने की कोशिश हम करेंगे। तो ये 2 स्टेजेस के बारे में मेंशन करके आना। क्रॉपिंग पैटर्न, अब ये प्रपोजल है यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्रॉपिंग पैटर्न शेल नॉट इंक्लूड वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स। मतलब क्या कि भाई जब ऐसा कोई रीजन होता है जहां पे ज्यादा पानी नेचुरली अवेलेबल नहीं है, वहां का रीजन सूटेबल नहीं है, तो आपको वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स नहीं उगाना है। इससे क्या होगा, आपको ज्यादा एक्सेसिव पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो आपका रीजन है उसके हिसाब से क्रॉप्स को उगाओ। तो ये एक यहाँ पे सजेशन दिया गया था। एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में मल्टीपल चीजें यहाँ पे की गई। सबसे पहले लाइनिंग ऑफ वाटर कोर्सेस, मतलब कि कैनाल्स में आप अंदर कंक्रीट सीमेंट वगैरह लगा रहे हो ताकि सीपेज ना हो। सैलिनिटी को ये रिड्यूस करता है जो हमारे यहाँ की एक मेजर प्रॉब्लम बनी। तो इसके लिए वाटर लाइनिंग की गई अंदर वाटर कोर्सेस की, मतलब चैनल्स की लाइनिंग की गई, कैनाल्स की चैनल्स की लाइनिंग की गई। लैंड डेवलपमेंट एंड लेवलिंग स्टेप्स लिए गए कि भाई लैंड डेवलप करना है, लैंड लेवलिंग करनी है, ऊपर नीचे ना हो, ऐसे एक्टिविटीज यहाँ पे किए गए। एंड वाराबंदी सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे वाराबंदी सिस्टम क्या है, एमसीक्यू में आ सकता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैनाल वाटर इन द कमांड एरिया ऑफ आउटलेट। इसमें बेसिकली अब स्टेप्स लिए गए थे कि जो वाटर दिया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है, वो सबको इक्वली पहुंचे एंड वेस्ट ना हो यहाँ पे। इसलिए सबको बताया गया था कि भाई इस टाइम पे इतना आपको मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पे एक्शंस लिए गए थे। बेसिकली वाराबंदी का काम है इक्वली वाटर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना जितने भी लोग हैं उनके बीच में। एंड ये सारे मेथड्स यहाँ पे लगाए गए थे ताकि लॉस ऑफ वाटर ना हो, प्लस सबको इक्वली मिले भी। द एरियाज अफेक्टेड बाय वाटर लॉगिंग, हमें यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सॉइल सैलिनिटी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इन एरियाज को रिक्लेम करने की कोशिश की गई। रिक्लेम करना मतलब क्या होता है, अब ये तो खराब हो गया था लैंड, तो जो डिटीरियोरेटेड लैंड है उसको वापस से फिट फॉर कल्टीवेशन करने के लिए यहाँ पे स्टेप्स लिए गए। इको डेवलपमेंट थ्रू, अब कैसे होगा इकोलॉजिकल डेवलपमेंट, एफॉरेस्टेशन से, शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन, मतलब आपने लाइन में बहुत सारे ट्रीज लगाए हैं, पास्चर डेवलपमेंट करने से, ये सारे एक्टिविटीज यहाँ पे किए गए ताकि यहाँ का जो फ्रेजाइल एनवायरनमेंट है स्टेज 2 का। वैसे एक सेकंड, स्टेज 2 में एनवायरनमेंट फ्रेजाइल क्यों होगा, क्योंकि स्टेज 1 में हमने देखा ना कि हम प्रोटेक्टिव इरिगेशन कर रहे हैं, लेकिन जब एक्सटेंसिव इरिगेशन होगा तब होगा आपको वाटर लॉगिंग का इशू, तब होगा आपको सैलिनिटी का इशू। एंड इस स्टेज में स्पेशली हमें ध्यान रखना है कि भाई जो प्रॉब्लम्स है उनको हम खत्म कर सके, उनको रिड्यूस कर सके। सोशल सस्टेनेबिलिटी के भी स्टेप्स लिए गए। जो पुअर लैंड अलॉटीज थे, पुअर लोग जिनको लैंड मिला हुआ था यहाँ पे, उनको फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट करने के लिए भी स्टेप्स लिए गए। एंड फाइनल पॉइंट हमारा इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी, कि भाई आपको एग्रीकल्चर सेक्टर तो डेवलप करना है, अलाइड सेक्टर भी डेवलप करना है, एंड डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करना है इकोनॉमी को, ताकि किसी एक चीज पे पूरा लोड ना पड़े। एंड विलेजेस, मार्केट्स एंड एग्रो सर्विस सेंटर्स को लिंक अप करने की कोशिश करना है। तो ये था हमारा पूरा वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आई होप आपको हेल्पफुल लगा होगा। साइनिंग ऑफ, देव टैंगुरिया। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में। बाय बाय। मजा नहीं आया, वी डिसकंटिन्यू। A B C D E F G, ओ हाय, लेकिन बाय, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। निकल लो यहाँ से, फुट लो। मैं देखो, मैं तुमको बताता हूँ, ये दोनों गोटेड, अरे हाँ, गोटेड पेयर, गुड पेयर। G is just an arrow, G is just an arrow, तो goat, another goat, G is goat। D से मैं आता हूँ, D is goat। और कौन गोट है यहाँ पे? O is very, O is such easy to make smileys and everything। O is a goat, S is a goat for reasons unstated। ओहो नहीं, S no more a goat। मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको Amazon फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।